गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग इस समय कक्षा 10 का जो है भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 पार्ट इसका हम लोगों ने पढ़ लिया है और उन दोनों पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताया है। आप पहले उन दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पार्ट में आप देखेंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उसकी जरूरत आपको पूरे चैप्टर में पड़ेगा। इसलिए आपसे पहले अनुरोध है, पहले आप वो दोनों पार्ट देख लीजिएगा, तब ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और अगर आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डाल देंगे, आप लोग पहले उसको देखिएगा। आज हम पार्ट नंबर 3 प्रकाश के परावर्तन का पार्ट नंबर 3 चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग यहां पर गोलीय दर्पण तथा फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के, ऐसा लिखेंगे, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध, मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, उस फार्मूले को हम लोग यहां पर डिराइव करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम 3 से 4 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जैसा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, हमने इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ बताया कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये सारी बातों का अध्ययन हम लोग इसके सेकंड वाले पार्ट में कर चुके हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं पहले आप इसका सेकंड वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज हम लोग गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हम लोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जैसे यहां पर हम एक दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण आपको मैंने बताया है, इसीलिए कहते हैं कि आप इसका दोनों पार्ट देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर होंगी कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, किसको अवतल दर्पण कहेंगे, किसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ये सारी बातें आपको वहां पर बहुत डिटेल बताई गई। मान लीजिए बच्चों, एक अवतल दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव है, मान लीजिए ध्रुव को पोल P से लिखते हैं, ये इसका फोकस है F और ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहां से चलना प्रारंभ करती है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित हो रही है और दर्पण से टकरा रही है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद ये फोकस से होकर जाती है। ये नियम है, आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसको सीधा बनाइएगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होता है, वो फोकस से होकर परावर्तित होती है। तो ये तो आपतित हो रही है और यहां टकरा के फोकस से होकर परावर्तित होगी, ये नियम है। ये आप यहां तक बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान से बात देखें कि मान लीजिए ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये टकराने के बाद फोकस से होकर परावर्तित हो रही है। अब यहां पर मान लीजिए जो बिंदु है, मान लीजिए इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो B बिंदु पर ये टकरा रही है। अगर यहां B बिंदु से एक लंब खींचा जाए, अभिलंब खींचा जाए, तो क्या होगा कि वो C से, अर्थात वक्रता केंद्र को अगर B से मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक लंब अर्थात अभिलंब का काम करेगा। तो आइए इसको हम मिलाते हैं, C को किससे, B से। सीधा मिलाइएगा बच्चों, ये सीधा है बिल्कुल, अर्थात ये जो C को B से हमने मिलाया, ये अभिलंब हो गया। अब अभिलंब का मतलब आप क्या है कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों के बीच में हमने अभिलंब खींचा। आपको मैंने बताया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से हम लिखते हैं।
और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको हम R से लिखते हैं। तो बच्चों यहां तक आप बात समझ रहे हैं कि चित्र किस प्रकार से, एक हमने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण पर एक आ रही है किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर वो फोकस से होकर गुजरती हैं, परावर्तित होती हैं। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि B से एक अभिलंब खींचा जो कि इसके वक्रता केंद्र से मिलता है। अब वहां हमने आपको बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग वो पहले वीडियो देख लेंगे तो ये बातें यहां पर पूरी आपको समझ में आएंगी। तो बच्चों देखिए यहां पर ये कोण आप देखिए कि कोण I और कोण R बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? मैंने आपको बताया है कि परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कोण ABC, ऐसा लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा? CBF, कोण CBF। क्यों बराबर होगा? यहां पर आप लिख दे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। मैंने आपको इसकी चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं कि कोण ABC ये बराबर होगा कोण CBF के, यानी कोण I और कोण R आपस में बराबर होगा। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं ये, और उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या होता है कि ये कोण और ये कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए इसमें कि अगर मान लीजिए ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जो ये किरण आ रही है ये, और ये मुख्य अक्ष ये क्या है? ये एक दूसरे के समांतर है, और ये जो आपका अभिलंब जो आ रहा है CB, ये एक प्रकार का क्या है? तिर्यक रेखा है जो कि इस दोनों को काट रही है। तो काटने के बाद जो बच्चों ये कोण है आपका कोण ABC, और ये कोण आपका ये एकांतर कोण कोण BCF, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा आ रही है। इसको भी हम लोग नोट करेंगे कि कोण ABC, कोण ABC ये बराबर कोण होगा ABC किसके बराबर होगा? एकांतर BCF, कोण BCF। ध्यान से बच्चों सुनेंगे कि कैसे हम लोग यहां पर बराबर किए। यहां पर लिखेंगे एकांतर कोण, चूंकि रीजन भी देते चलेंगे कि एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर होगा। चूंकि आप ब्रैकेट में जब लिख देते हैं तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहने का मतलब कोण ABC यानी ये वाला कोण और कोण BCF ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आप देखिए अगर मान लीजिए इसको समीकरण अगर 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, देखें तो आप देखिए कि समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं पक्ष के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बायां पक्ष बराबर है तो इसका दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर बच्चों? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसा लिखेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 के बाएं पक्ष दोनों कोण ABC बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? कोण CBF बराबर कोण BCF। यहां पर देखें कोण CBF यानी कोण ये, और कोण BCF यानी ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। अब यहां तक आप लोग बात समझ रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि यहां पर एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा आपको। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज CBF। ये वाला त्रिभुज आप देखें कि त्रिभुज CBF, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा।
इसमें देख रहे हैं कि कोण, ये आपका कोण CBF और कोण BCF, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये इसको आप समझें कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर उसके ये दो कोण अगर मान लीजिए बराबर हैं तो क्या होता है कि इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होती है और क्या हो जाता है, ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ये कोण और ये कोण हमने देखा कि यहाँ पर बराबर हो गया, तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि CF बराबर FB, लिख सकते हैं बच्चों। चलिए लिख देते हैं, अतः त्रिभुज, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज CBF में CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भुजा यानी CF और ये FB आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, CF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, FB। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहां पर। चलिए अब क्या हो रहा है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हमारा काम थोड़ा सा बन गया है कि ये भुजा CF और FB जो है आपस में बराबर हैं। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि किस प्रकार से हमें अभी आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हम बात को समझते चलते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। अब हम किसी प्रकार से अगर ये भुजा बराबर कर लें तो हमें बहुत मदद मिलेगी, बहुत ही ज्यादा हमें हम एकदम सूत्र के करीब पहुंच जाएंगे। तो अब यहां ध्यान देना है कि ये भुजा तो बराबर है, हमने सिद्ध कर लिया। अब इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर ले तो हमारा काम कुछ हो जाए। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, आप लोग एक बात ध्यान से देखिए कि मान लीजिए बच्चों ये कोई, मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पर बिंदु है, ये कोई किरण है और ये यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर एक किरण ऐसे है, ध्यान दें, समझें। ये यहां पर ध्यान दें कि अगर मान लीजिए ये बिंदु थोड़ा सा हम नीचे करें तो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कर लें ये, तो क्या हो रहा है कि ये भुजा जो है इस भुजा से थोड़ी छोटी हो रही है, और इसको नीचे कर लो तो फिर क्या हो रहा है, यहां पे मान लो कर लो तो ये भुजा इस भुजा से छोटी हो रही है, और इसको थोड़ा नीचे कर लो तो क्या हो रहा है, यहां से मान लीजिए किरण चल रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये भुजा जो है इस भुजा से छोटी हो रही है, और इसको नीचे कर लो तो क्या हो रहा है, देख लो ये भुजा, अब ये भुजा इस भुजा से छोटी हो गई। तो जैसे जैसे हम कोई बिंदु नीचे करते जाते हैं वो लगभग नीचे वाली भुजा के बराबर होता जाता है, लगभग बराबर होता जाता है। यहां पर स्थिति बच्चों वही है, जैसे मान लीजिए ये P है, ये P है और ये B है। देखने में तो क्या हो रहा है कि ज्यादा दूर लग रहा है, लेकिन स्थिति यहां पर आप समझे कि ज्यादा दूर नहीं है, इसको आप P मान लें, इसको आप B मान लें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन लगभग बराबर होगी। आप इस चीज को समझने के लिए हम आपको बताए थे, यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि चूंकि अब ये जैसे जैसे बिंदु, अगर कोई बिंदु बहुत निकट आ जाएगा, जैसे जैसे निकट करते चले जाएंगे ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होती जाएगी, दोनों रेखाएं आपस में बराबर लगभग बराबर होती जाएंगी। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है कि बिंदु P और बिंदु B ये आपको देखने में दूर लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल यही स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूंकि ये बिंदु P और बिंदु B एकदम निकट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जैसे बराबर होगा वैसे ये आपका FB और FP भी आपस में बराबर होगा। तो बात यहाँ पर हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु P और बिंदु B एक दूसरे के बिल्कुल पास है या निकट हैं,
बिल्कुल निकट हैं, अतः परिणाम क्या निकला? अभी आपने परिणाम देखा कि अगर एकदम निकट है तो ये भुजा के बराबर, इसका मतलब एफ बी यहां पर क्या हो जाएगा, एफ बी, या ऐसा लिख दें, एफ, पहले इसको लिख दें, एफ पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बी। ध्यान दें, चूंकि ये बिंदु और ये बिंदु एकदम पास में है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। अगर इसको हम मान लीजिए समीकरण 4 मान लेते हैं बच्चों, तो यहां देखिए समीकरण, यहां पर समीकरण 3 और 4 को देखिए, तो समीकरण 3 में आपने यहां पर देख रहे हो एफ बी, अर्थात यहां पर भी एफ बी, इसका मतलब दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि बायां पक्ष भी यहां पर बराबर होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या रिजल्ट निकलेगा, दायां पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ पी। कोई दिक्कत, सी एफ जो है बराबर एफ पी के हो जाएगा। इतनी बातें हमको मिली, आप इसको चाहे समीकरण नंबर 5 बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सी एफ बराबर एफ पी, ये सिद्ध हो गया है कि ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गई। अब यहां पर बात कुछ और थोड़ी सी और अगर कर ले तो हम लोग सूत्र के करीब बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए P से C तक की दूरी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। आपको मैंने बताया था कि P जो CP है आपका, ये वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे CP को अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं CP, यहां पर देखिए CP बराबर क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP, CF प्लस FP। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आप लोग समझ रहे हो नहीं? CP जो है, अर्थात ये CP जो है पूरा, इसके दो पार्ट हैं, CF और FP को अगर आपस में जोड़ दें तो पूरा CP के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो FP है, ये ऊपर वाले समीकरण में देखिए कि FP जो है वो CF के बराबर है। तो हम यहां समीकरण में क्या कर सकते हैं कि अगर इसको क्या करें कि FP के स्थान पर, यहां पर CF के स्थान पर कर लें, CF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां पर समीकरण 5 से CF का मान रख दे। समीकरण 5 से CF का मान रखने पर झुकना पड़ रहा है, इधर कर देते हैं, यहां कर देते हैं। तो समीकरण 5 में CF क्या है, CF बराबर FP। इसका मतलब जहां CF है वहां FP हम कर देते हैं। ये CP तो है ही है आपका ऑलरेडी, CP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां CF के स्थान पर हम FP लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, FP, और पहले से आपका FP यहां पर है ही है, FP। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को बात? हमने कुछ बहुत ज्यादा झंझट वाला काम नहीं किया। CP को हमने लिया पहले, CP जो है ये CF और FP के बराबर है। अब ऊपर हमने सिद्ध कर लिया है कि जो CF है वो FP के बराबर है, CF जो है FP के बराबर है। तो बराबर है तो हमने क्या किया, CF के स्थान पर FP रख दिया। जहां CF था ये यहां पर FP रख दिया, तब 2 बार FP हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, CP बराबर 2 FP के हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई 2 FP है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे CP क्या है, ये आपका वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर ऐसे लिख दें, वक्रता त्रिज्या। CP को क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे FP क्या है, फोकस दूरी। मैंने आपको बताया है डिटेल कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। यहां पर फोकस दूरी लिखते हैं, फोकस दूरी। अब
क्या करेंगे, आपका ये फार्मूला एक तो बन गया। वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी को स्मॉल f लिखते हैं। ये आपका एक फार्मूला बन गया बच्चों, और इसी की सहायता से हम चाहे f को भी निकाल सकते हैं, अर्थात f बराबर r बटे 2। ये आपके पास फार्मूले आ गए और यही फार्मूला हमको सिद्ध करना था। बहुत ही आसान तरीके से, अर्थात जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमने आपको डिराइव कराया और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, एक एक चीज करके। आप बिल्कुल अच्छे से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको बच्चों समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से एक बार बात समझ लें कि क्या किया गया। एक बार जल्दी से फिर समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपकी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो समान मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अगर हम यहां से एक अभिलंब खींचे तो सी बिंदु को टच करेगा, तो अभिलंब खींचने के बाद क्या होता है कि आपतन कोण और अभिलंब के बीच, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है, जो कि दोनों आपस में बराबर है। हमने वही यहां पर दिखाया। फिर उसके बाद हमने कोण ABC बराबर कोण CBF दिया, जो कि परावर्तन के नियम से हमने इसको दिखाया, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, वो चीज मैंने यहाँ पर लिखा। फिर समीकरण 1 और 2 से मैंने क्या क्या बराबर कर लिया, इधर का मैंने कोण बराबर कर लिया CBF ये वाला कोण, और कोण BCF ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोण बिंदु P और बिंदु B ये एक दूसरे के इतने निकट हैं कि हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो अब जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यहां तक मैंने सिद्ध किया था ये। उसके बाद मैंने पूरा CP लिया, क्योंकि हमको वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड मुझे बात करना है, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ CP। तो CP को हमने दो भागों में तोड़ा, CF और FP में। इसको मैंने यहां पर लिखा कि CP बराबर CF प्लस FP। अब यहां पर देखो ऊपर समीकरण में CF के स्थान CF बराबर FP आया है। अब CF के स्थान पे हम यहां पर मान रख देंगे, तो FP और FP 2 हो गया, तो 2FP आ जाएगा। और CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है, बराबर 2 लगा दिए। FP क्या है, आपकी फोकस दूरी। फिर इसका हम वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से। ये आपका फार्मूला बच्चों डिराइव हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपने देखा, और इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल में भी पड़ेगी। जब हम सवाल हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये डेरिवेशन दे देता है 4 नंबर में, कुछ है नहीं। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 100% बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, इसके बाद बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे की बात कर लें। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में उन बातों को पढ़ रहे हैं जहां से बहुत ही ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। हम आपको बच्चों इस कदर पढ़ा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठोगे तो 100% आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से दर्पण द्वारा बनता है। अर्थात प्रतिबिंब के बनने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। लेकिन बच्चों प्रतिबिंब बनने से पहले हम एक बात पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी जरूरत प्रतिबिंब बनाते समय पड़ेगी। तो प्रतिबिंब बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें, अर्थात एक हेडिंग बना लें, प्रतिबिंब बनाते समय ध्यान देने वाली बातें। ये बातें 4 बातें हैं कुल बच्चों। आप इन 4 बातों को समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे।
इन्हीं चारों बातों की मदद से हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं। अगर ये चार बातें अगर आपको याद हो गई, समझ गए, तो आप तुरंत दर्पण से प्रतिबिंब बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ये चारों बातें ध्यान से पढ़िए और पूरी बातें जब आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत ही आसानी से आप प्रतिबिंब को बना लेंगे। तो पहली स्थिति है बच्चों यहां पर, चलिए मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, यहां पर ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है और इसकी वक्रता केंद्र है। तो बच्चों पहला जो बात है वो आप ध्यान से देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर क्या होती है, फोकस से होकर जाती हैं। ये पहला नियम है, आप याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो आने के बाद यानी आपतित हो रही है, तो जब टकराएगी दर्पण से, तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे, पहला नियम है। तो क्या पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है और दर्पण से टकराती है तो कहां से होके जाती है, फोकस से। इस बात को लिख लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर क्या होती हैं, फोकस से होकर परावर्तित होती हैं। ये पहली बात है बच्चों, याद रखेंगे। चित्र भी आप बनाते चलेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपने देखा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो समांतर आने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो हमेशा कहां से जाएंगी, परावर्तित कहां से होंगी, फोकस से होकर जाएंगी। इसके बाद दूसरी बात आप लोग ध्यान से देखें। दूसरी बात क्या है, अब पहली बात आपने देखा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो समांतर आने के बाद क्या होती है, वो फोकस से होकर जाती है। इसके बाद बच्चों जो है अगला जो नियम है वो क्या कहता है, अगर कोई भी किरण क्या होता है, अगर कोई भी किरण मान लीजिए स्थिति ये होती है कि प्रकाश की किरण मान लीजिए फोकस से अगर आती है, मान लीजिए फोकस से आती है, कुछ ऐसी है, चित्र द्वारा समझे। मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है। अगर कोई किरण मान लीजिए फोकस से होकर आती है, ये फोकस से आ रही कोई किरण और दर्पण से टकरा रही, एकदम सीधी बनाइएगा। अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो फोकस से होकर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती हैं। याद रखें, ये दूसरा नियम है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो फोकस से आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। दूसरा बिंदु है, जब कोई किरण ये आप लिखते भी चलेंगे, जब कोई किरण फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित
होती हैं। याद रखेंगे, दूसरा नियम है कि अगर कोई भी किरण कहां फोकस से होकर आएगी तो फोकस से आने के बाद जब वो दर्पण से टकराएगी तो वो परावर्तित कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इसका भी आप एक चित्र बना लेंगे और इसको लिख लेंगे और इसका दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम तीसरे और चौथे नियम की व्याख्या करें। आप इसको अच्छे से समझते चलोगे बच्चों कि किस प्रकार से हम लोग एक एक बातों को पढ़ रहे हैं। चलिए मिटा दें। चलिए तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि तीसरा नियम क्या है। दो नियम तो आपने देख लिया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से जाती है, और दूसरा आपने देखा कि अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात आप ध्यान से देखें कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है। आप लोग थोड़ा दर्पण बढ़िया बनाइएगा, हमारा थोड़ा गड़बड़ बनता है, लेकिन आप लोग गड़बड़ मत बनाइएगा, क्योंकि चित्र अच्छा रहता है बच्चों तो नंबर भी अच्छा मिलता है। तो मान लीजिए ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये F है, ये P है और ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी किरण, ध्यान दे तीसरी बात क्या कहता है कि अगर कोई भी किरण ध्रुव पर आके टकराती है, ध्रुव, ये ध्रुव है, ये आपतित हो रही है, तो क्या होता है कि ध्रुव से टकराने के बाद जब कोई किरण ध्रुव से टकराती है तो जिस कोण से वो टकराती है, कहने का मतलब जितने कोण से, जितने एंगल से वो टकराती है, आपतित होती है, उतने ही एंगल से वो परावर्तित भी हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। कहने का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी किरण क्या हो रहा है, ध्रुव से आके टकरा रही है, तो जितने मुख्य अक्ष से जितने कोण पर वो टकराएंगी वो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित भी हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मुख्य अक्ष जो है वो अभिलंब का काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ अभिलंब का काम कर रहा है। अगर इसको I मान ले तो ये आपतन कोण हुआ, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही तीसरी बात है कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आके टकराती है तो जितने कोण से आती है, आपतित होती है, आपतन कोण, वो परावर्तित भी उसी कोण के बराबर ही होती है। इस बात को हम लिखेंगे, यदि कोई किरण ध्रुव से टकराती है या होकर आती है, टकराती है, तो टकराने के बाद जिस कोण से आई थी उतने ही कोण से परावर्तित भी होती है। बात बहुत ही सिंपल है। आप लोग चित्र देख रहे हैं कि अगर कोई भी किरण ध्रुव पर आती है तो जो ये अभिलंब का काम कर रहा है, अर्थात जिस कोण से आ रही है, यानी आपतन कोण, उसी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी दोनों कोण का मान क्या होगा, समान होगा, उसी उतने बराबर कोण से वो परावर्तित भी होती है। ये तीसरा बिंदु है। अब तीसरे बिंदु के बाद है बच्चों कि अगर कोई किरण, यहां पर ध्यान दे, चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पर एक चौथा लास्ट नियम है, यहां पर मान लीजिए एक अवतल दर्पण हम फिर बना लिए, ये, और ये आपका ध्रुव है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, मान लीजिए कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, थोड़ा इसको और इधर बना लें, जगह कम है, ये मान लीजिए जगह कम होने के नाते इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं हम लोग। मान लो F ये है और C ये है।
तो अगर कोई भी किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से टकराएगी, सीधी जाएगी। तो जब टेढ़ी थोड़ी हो जा रही है, थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है बच्चों, आप लोग एकदम पटरी पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपतित हो रही है और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वो परावर्तित भी हो जाती है। ये चौथा नियम है कि अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और दर्पण से टकरा रही है तो टकराने के बाद वो फिर उसी रास्ते से परावर्तित भी हो जाती है। यह चौथा नियम है। तो क्या लिखेंगे, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद या टकराने के पश्चात उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आके टकराई थी उसी रास्ते से पुनः परावर्तित भी हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो ये चार बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण हम लोगों को पढ़ना है और प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जब तक हम ये चारों नियम अच्छे से समझेंगे नहीं कि कहां से किरण आएगा तो कहां से होके जाएगा, तो हमने आपको ये चारों बातें बताई, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लिए कि अगर पहली बात मैंने बताया कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी बात मैंने बताया कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है और दर्पण से टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात मैंने बताया कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आती है, जिस कोण से ध्रुव पर आती है उतने ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित भी हो जाती है, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है। चौथे नंबर पे हमने आपको बताया कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से टकराती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वो परावर्तित भी हो जाती है। चार बातें आप लोग एकदम दिमाग में रखिएगा तो प्रतिबिंब के निर्माण में आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इन्हीं चारों की मदद से प्रतिबिंब बनेगा। इससे ज्यादा कोई नियम नहीं है। अगर ये चारों बातें अगर आप बच्चों याद रखोगे तो 100% आप प्रतिबिंब का निर्माण कर लोगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग प्रतिबिंब के निर्माण की चर्चा करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आइए मिटा दे बच्चों। चलिए अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण का भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। स्थिति क्या है कि अवतल दर्पण की 6 स्थिति होती है और उत्तल दर्पण की 1 स्थिति है। तो कुल मिला के हमें 6 स्थितियां पढ़नी है प्रतिबिंब निर्माण की। तो हम लोग पहले ज्यादा वाला पढ़ लें। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में आपके 2 नंबर का क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाता है। आपको स्थिति बता देगा कि ऐसी ऐसी जगह पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ये अवतल दर्पण से करेंगे जिसकी 6 स्थितियां हैं, और उत्तल दर्पण है जिसकी 1 स्थिति है। तो हम लोग आज यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहली स्थिति है जब वस्तु P और F के बीच रखी हो। जब कोई वस्तु, पहली स्थिति है जब कोई वस्तु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 20-25 बार बोर्ड में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट यहां पर डाल भी दे रहे हैं। जब कोई वस्तु P और F के बीच स्थित हो। पहली स्थिति है कि अगर कोई वस्तु P माने ध्रुव और F माने फोकस, जब कोई वस्तु
क्या है, P और F के बीच में स्थित हो तो क्या स्थिति बनती है हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आइए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण यहां पर बन रहा है, इसको यहां पर एक पेंट कर दे रहे हैं, अवतल दर्पण बन गया, बहुत बड़ा बना दिए ये। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या है, पोल है अर्थात ध्रुव है, और यहां से एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए। अब आप लोग जान गए हैं यहां पर ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। पहली स्थिति क्या है बच्चों कि वस्तु कहां रखी है, P और F के बीच में, P और F के बीच में, यानी यहां पर कहीं भी रखना। बीच का मतलब ये नहीं होता है कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 पे रखें। बीच का मतलब हम इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हम यहां पर कोई वस्तु रखते हैं, यहां पर, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है बच्चों, यहां पर ये कोई वस्तु है, तो यहां पर कोई वस्तु रखी है, तो यहां से बच्चों जानते हो कि कई किरणें चलती हैं, जैसे बहुत सारी किरणें, हजारों लाखों किरणें चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे चलती हैं, ध्यान दें। लेकिन हमें कोई दो किरण लेना है और उन्हीं दो किरण की मदद से इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो मान लीजिए कोई वस्तु बच्चों ये रखी है, सीधा सीधा कोई वस्तु है, तो क्या होगा कि एक किरण ऐसी होगी जो सीधा इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी। तो अभी आपको मैंने पहला नियम बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो क्या होता है, वो फोकस से होकर जाती है। तो आपतित तो हो गई यहां पर, अब आपतन के बाद जाएगी कहां से, फोकस से होकर जाएगी। तो आप लोग इसको फोकस से होकर परावर्तित कराओ। ये तिरछा मत बनाना बच्चों, तिरछा किरणें तिरछा नहीं चलती हैं। ये थोड़ा बोर्ड भी थोड़ा स्लीप ही कर रहा है, आप लोग पटली पेंसिल से बनाइएगा। तो पहली स्थिति क्या है बच्चों कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर जाने के बाद जब वो टकराती है तो फोकस से होकर जाती है। तो पहला किरण तो आपने देख लिया कि आई और ये परावर्तित हो गई। अब एक किरण आपको और लेना है। एक किरण और कैसे लेंगे, यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर एक किरण आएगी, मान लीजिए ध्रुव से आके टकरा रही है, दूसरी किरण, कोई किरण ऐसी भी होगी जो ध्रुव से आएगी। तो आपको जो तीसरा नियम मैंने बताया था कि जब कोई किरण आती है ध्रुव से होकर टकराती है तो जिस कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से वो क्या होती है, परावर्तित भी होती है। आपको मैंने तीसरा नियम बताया था। अब देखिए ये आपतित हो गई, ये परावर्तित हो गई, ये आपतित हो गया है, पर आप देखो क्या ये परावर्तित किरणें जो दोनों आ रही हैं क्या ये कहीं काटेंगी, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो लग रहा है कि तो फैलती हुई चली जा रही, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ये फैलती हुई चली जा रही, काटने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब यहां पर स्थिति प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो यहां पर स्थिति मान लीजिए बच्चों अगर इसको थोड़ा कल्पना करें कि अगर इस किरण को हम कुछ ऐसे बढ़ाएं, सॉरी सीधा जाएगा कि कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये परावर्तित किरण भी हम जो इधर जा रहा है इसको भी हम कुछ ऐसा बनाएंगे, इसको सीधा पीछे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये जाके देखो यहाँ पर कट कर रही है। तो अगर इसको भी थोड़ा सा मुख्य अक्ष को भी अगर हम कल्पना करें कि पीछे है तो यहाँ पर कट हो रहा है, तो कट होने के बाद इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है क्या यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो आप लोग ध्यान से बात को देखेंगे कि मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु ए बी है, ए बी, तो यहाँ पर मान लीजिए ए डैश और बी डैश बन रहा है, तो ये तो प्रतिबिंब बन गया। अब इतना कर देने से नंबर नहीं मिलता है, हमें कुछ बातों को लिखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो किस, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का। तो प्रकृति यहाँ पर प्रतिबिंब का कैसा बना है, वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा वास्तविक रूप से नहीं कट रहा है, इसको हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर कटेगा, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, पहला गुण तो हो गया प्रतिबिंब का, कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक बन गया। दूसरा गुण क्या है इस प्रतिबिंब का, देखो ये सीधा भी बन रहा है, सीधा का मतलब ए डैश,
और बी बी डैश। जैसे ये था वैसे प्रतिबिंब भी है, उल्टा नहीं बना बल्कि प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की हम लोग क्वालिटी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रतिबिंब और क्या है बच्चों, और इसकी क्या क्वालिटी दिख रही है, देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये है, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और कोई है क्वालिटी, एक क्वालिटी और आप दिखा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण तो इधर है लेकिन प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसको भी लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये 3-4 स्थितियां हो रही हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब आरेख आप बनाइए, तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसी चारों नियम का प्रयोग करके बच्चों हमने देखो प्रतिबिंब को बनाया। और प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को आभासी भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आभासी और काल्पनिक में कोई फर्क नहीं होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। दूसरा क्या है, सीधा बन रहा है। और तीसरा क्या है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है। यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा इतना है और प्रतिबिंब इसका बड़ा है। और जो चौथी बात है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ये 4 चीजें यहाँ पर आप दिखा देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बताने में टाइम लग रहा है लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे और चित्र को, डायग्राम को आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और वो चारों नियम अगर आप याद रखेंगे बच्चों तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा इतना कुल करने में और आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब दूसरी स्थिति देखें हम लोग कि दूसरी स्थिति क्या होती है। चलिए मिटा दें, आइए अब दूसरी स्थिति क्या है बच्चों। अभी तक तो हमने देखा कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो ये वाली स्थिति होती है। अब दूसरी स्थिति है बच्चों, जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, फोकस पर रखी हो। दूसरी स्थिति है कि अगर वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो स्थिति क्या होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि अगर फोकस पर वस्तु है तो क्या स्थिति बनती है। आइए उसका भी हम लोग एक आरेख तैयार करते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है, अब हमें वस्तु को फोकस पर रखना है। चलिए ये आपका ध्रुव हो गया बच्चों, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें जो है वस्तु को कहां रखना है, फोकस पर रखना है। कहने का मतलब अब हमें वस्तु को फोकस पर रख के अपना प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु हमारा कहां होगा, ये वस्तु हो गया। चलो हम यहाँ पर वस्तु रख देते हैं। ठीक है, ये फोकस पर वस्तु को हमने रख दिया। तो क्या होगा कि पहली किरण, एक किरण ऐसी होगी जो ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो फोकस पर रखी गई वस्तु है। अब फोकस पर रखी गई वस्तु जो है वो पहली किरण जो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें नियम नंबर 1 के अनुसार कहां से परावर्तित होंगी, फोकस से होकर परावर्तित होंगी। ये नियम नंबर 1 है। तो ये आपका परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जा रही है, पहला नियम। अब कोई एक दूसरी किरण भी आपको लेना है। पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और आपने नियम ने देखा है, चारों नियम का पहला नियम जो है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद परावर्तन कहां से होता है, फोकस से होता है। फोकस से हम इसको परावर्तित कर दिए। अब यहाँ पर जो दूसरी किरण है वो यहां से आती है और ध्रुव से टकराती है, आती है। तो ध्रुव पर आने वाली किरणें जितने कोण से आएंगी उतने ही कोण से वो परावर्तित भी होती
जाती हैं। आपको मैंने बताया था नियम नंबर 4 ये। तो कहने का मतलब यहां पर देखें कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए पहले तो यहां पर फोकस पे रखी गई, तो फोकस से ये किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण जो है वो आगे कहां टकरा रही है, ध्रुव पर। तो ध्रुव से टकराने वाली किरणें जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती हैं। तो आप देखिए यहां पर बच्चों कि किस प्रकार से एक स्थिति यहां पर थोड़ी सी चौड़ी होती जा रही है। ये स्थिति देखिए ज्यादा यहाँ पर, चूंकि जितने कोण से आएगा उतने ही कोण से ये परावर्तन भी होगा। ये कोण जितना है उतना ही कोण से ये परावर्तित भी होगा। ऐसा कोई, जब आप पटरी से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ये ज्यादा बड़ा बन गया था इसके बाद। तो कहने का मतलब ये स्थिति बन रही है। आप देखिए कि ये जो परावर्तित किरणें दोनों आ रही हैं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों किरणें कहीं कटेंगी? ये दोनों किरणें समांतर हैं। तो समांतर किरणें जो होती हैं, ऐसा माना जाता है कि समांतर किरणें कहां काटेंगी? ये कहीं न कहीं अनंत पर जाकर काटेंगी। कोई उसका छोर नहीं है। कहने का मतलब वो कहां काटेंगी, कोई उसका आदि अंत नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि ये अनंत पर काटेंगी। कहां पर काटेंगी बच्चों? अनंत पर ये कहीं न कहीं मिलेंगी और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग फिर देखते हैं। तो अनंत पर कटेगा। तो यहां पर इसका एक आरेख है, मैंने आपको बताया। अब इसके वस्तु की प्रकृति पर हम लोग चलेंगे, सॉरी प्रतिबिंब के प्रकृति पर चलेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी प्रकृति पर आते हैं। प्रकृति में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? काल्पनिक की वास्तविक बन रहा है। क्योंकि यहां पर कोई आभास नहीं हो रहा है, कोई चीज हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। तो वास्तविक पहला जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, पहला गुण याद रखें। दूसरा जो होगा बच्चों, वो प्रतिबिंब जो होगा वो जब बनेगा अनंत पर, तो आप ध्यान दें कि अगर मान लीजिए इसको A माने, इसको B माने, तो ये A वाला जो होगा वो ऊपर हो जाएगा और B वाला नीचे चला जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि ये किरण यहां से आ रही तो नीचे प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए A से आने वाली किरणें देखिए इधर क्या हो रही हैं, उल्टा बन रहा। A और B पलट जाएगा तो यहां पर प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और तीसरी बात आपने देखा कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। और चौथी बात, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत गुना बड़ा बनेगा। क्योंकि पता नहीं कहां मिलेगा, तो किरणें क्या है कि उस वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। यदि जो उसकी प्रतिबिंब होगी वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। ये चार गुण हमने आपको इसके बारे में भी बताया कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो इस प्रकार से उसका आरेख बनाएंगे और ये चारों प्रकृति उसको लिखेंगे, तब जाके हमको 2 नंबर मिल पाएगा। इसका एक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिएगा ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, अब अगली स्थिति क्या है कि वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है? जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। तीसरी स्थिति है जब वस्तु फोकस, F लिख दें इसे, F तथा C वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अब तीसरी स्थिति है कि अगर वस्तु जो है वो आपका F और C के
बीच में रखी होती है तो क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। आइए हम लोग यहाँ पर एक आरेख तैयार करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं और वस्तु को F और C के बीच में रखते हैं। ये तो आपका P हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका F है और ये आपका C है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कोई इसके बीच में रखने का मतलब हम यहाँ पर मान लीजिए वस्तु को रख दिए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से एक किरण ऐसी आएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहाँ से टकराएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वो टकराने के बाद फोकस से होकर परावर्तित होती है। नियम है, फोकस से परावर्तित हो गई। आप लोग समझ रहे होंगे कि फोकस से होकर वो परावर्तित हो रही है। अब एक दूसरी किरण जो है वो क्या हो रही है, आएगी फोकस से होकर आ रही है। मान लीजिए किरण यहां से फोकस से होकर आई, तो आपने दूसरा नियम पढ़ा कि अगर कोई भी किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। कहने का मतलब ये यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित, थोड़ा तिरछा हो रहा है, आप तिरछा नहीं बनाएंगे बच्चों, क्योंकि किरणें कभी भी परावर्तित जो होंगी या आपतित होंगी तो किरणें कभी भी तिरछी नहीं आती हैं। ये थोड़ा एंगल खड़े होने का भी मेरा थोड़ा सा इस तरीके का है। ये थोड़ा लाइट की समस्या आ गई है बच्चों, इसलिए इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग जो है, इसका जो आगे बचा हुआ हिस्सा है, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।